जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। जी लास्ट क्लास में हम कहाँ थे भाई? आई थिंक वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 464। हाँ सर, इसकी स्पष्टीकरण फर्स्ट है। हाँ, इसकी स्पष्टीकरण 3 स्पष्टीकरण इसके बाकी रह गए थे। इसके सारे इलिस्ट्रेशन हम लोगों ने चेक किए थे, सब अच्छे से समझने का प्रयास किया था। तो इसके स्पष्टीकरण नंबर 1 जो इसका है उसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा है अ मैन्स सिग्नेचर ऑफ हिज ओन आपकी नेम। वॉइस बहुत कम आ रही है मेरे को। मेरी आवाज़ कम आ रही है? नहीं सर। शोभित अपना वॉल्यूम चेक करो, कहीं आपका वॉल्यूम डाउन तो नहीं है आपकी साइड से। एनु, परवेश, और किसी को कोई समस्या मेरी आवाज़ से भाई? ठीक है। नहीं सर, ठीक आ रही है आवाज़ आपकी। शोभित चेक योर साइड प्लीज़। जी तो स्पष्टीकरण 1 ये कह रहा है 464 का, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर किया जा रहा है तो वो कैसे कूट रचना की श्रेणी में आएगा? इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसका इलस्ट्रेशन नंबर ए कह रहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का। ये कह रहा है ए साइंस हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज intending that it may be believed that the bill was drawn by another person of the same name. A has committed forgery. ये कह रहा कि कै एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था का ने कूट रचना की है। देखिए, सेम नाम के एक से अधिक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई व्यक्ति ये दर्शाना चाह रहा है कि हस्ताक्षर तो अपने कर रहा है, लेकिन ये दर्शाना चाह रहा है कि ये विश्वास कर लिया जाए कि ये जो विनिमय पत्र है ये उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है अनु? जी सर। इलस्ट्रेशन बी कह रहा है इसका कि ए राइट्स द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड साइंस इट विद द जेड्स नेम इन ऑर्डर दैट बी में आफ्टरवर्ड्स राइट ऑन द पेपर अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बी अपॉन जेड एंड negotiate the bill as though it had been accepted by Z. A is guilty of forgery, and if B, knowing the fact, draws the bill upon the paper pursuant to A's intention, B is also guilty of forgery. ये कह रहा कि कै एक कागज के टुकड़े पर शब्द क्या लिखता है? प्रतिगृहित किया। प्रतिगृहित किसको कहते हैं भाई? किसी चीज़ को स्वीकृत करना, एक्सेप्ट करना। प्रतिगृहित सही शब्द जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, वहाँ समझते हैं प्रतिग्रहण करना, एक्सेप्टेंस करना, ठीक है। तो क्या एक कागज़ के टुकड़े पर शब्द प्रतिगृहित किया लिखता है और उस पर ये के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि खे बाद में इस कागज़ पर एक विनिमय पत्र जो खे ने ये के ऊपर किया है लिखे और उस विनिमय पत्र का इस प्रकार प्रक्रामण करे मानो वह ये के द्वारा प्रतिगृहित कर लिया गया था के कूट रचना का दोषी है। और तथा यदि खे इस तथ्य को जानते हुए के आशय के अनुसरण में उस कागज़ पर विनिमय पत्र लिख देता है तो खे भी कूट रचना का दोषी है। क्या समझे? मतलब कि आप एक्सेप्टेड कर रहे हैं किसी और के बिहाफ पर और उसके हस्ताक्षर बना रहे हैं। समझ आया ये इलस्ट्रेशन परवेश भाटी जी?
अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सुन रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, प्लीज़ कंटिन्यू। क्लास में जैबू निशा सैफ़ी के नाम से आईडी है, ये कौन है भाई? कोई नए साथी हैं या कोई हमारे रेगुलर स्टूडेंट किसी और आईडी से जुड़े हैं? सर नहीं, मैं भी रेगुलर रहूँगी अब। ओके, आप कहाँ से हैं जैबू निशा जी? दादरी से। दादरी से हैं। स्वागत आपका क्लास में। जी, तो थैंक यू सर। ये इलिस्ट्रेशन जो खा है एनू, कुछ समझ आया? खा वाला इलिस्ट्रेशन कुछ समझ आया भाई? एनू नहीं आया सर। देखिए, का एक कागज के टुकड़े पर शब्द लिखता है प्रतिगृहित किया, और लिखता है और उस पर यह के नाम के हस्ताक्षर, मतलब कि क्या हुआ कि जो का है वो का एक्सेप्टेड कर रहा है और उस पर साइन बना रहा है यह के, अपने नहीं बना रहा है। एनू किसी चीज़ को एक्सेप्टेड करे और उस पर हस्ताक्षर कल्पना के बना दे, ठीक है? ये ठीक है। समझ आया? तो यहाँ आ गया। हाँ जी, आ गया। और फिर वो ऐसा शो करे उस कागज़ पर, फिर एक विनिमय पत्र बना लिया जाता है कि जिससे ये साबित किया जाए कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कल्पना ने स्वयं एक्सेप्ट किया था, ठीक है? और वो कौन कर रहा है? फिर उसको क्या किया जा रहा है? प्रकरण में किया जा रहा है। आप जानते हैं कि निगोशिएबल किसे कहते हैं, निगोशिएट किसे कहते हैं? वैसे तो निगोशिएशन का मतलब जो है सामान्य शब्दों में बातचीत करना होता है। निगोशिएशन, आप वार्ता करना, एक शब्द आता है निगोशिएबल। तो निगोशिएबल का मतलब जो यहाँ हमारे इसमें जो हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एनआई एक्ट है, निगोशिएबल का मतलब है कि कोई ऐसा कागज़ जो धन के रूप में आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता हो, निगोशिएबल। अब भाई आप चेक देते हैं, चेक क्या है? वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? जी सर। भाई मैंने एनू को चेक दिया, एनू ने वही चेक कल्पना को आगे इंडोस करके कल्पना को दे दिया, कल्पना ने अमित को इंडोस कर दिया, ठीक है ना? तो वो इंडोस, चूँकि वो निगोशिएबल है तो इंडोसमेंट किया जा सकता है उसका। और वो कब तक इंडोस हो सकता है? जब तक कि वो उसको कोई कैश ना करा ले। कैश ना करा लिया। इनकैशमेंट जैसे ही हुआ उसका, नमस्ते, आगे वो निगोशिएबल नहीं रहेगा। जब चेक बाउंस हो जाता है तो हम एनआई एक्ट की धारा 138 में मुकदमा लाते हैं ना जी सर। कि ये तो सर बाउंस हो गया, अनादृत हो गया। किसी का दिया हुआ चेक यदि बैंक ने अनादृत कर दिया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अनादृत करने के। भाई इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, हस्ताक्षर का ना मिलना हो सकता है, खाता बंद हो चुका है, ये भी हो सकता है। तो देर आर सो मैनी रीजंस। एक सूची है पूरी, जब हमें मीमो मिलता है बैंक से तो एक पूरी सूची पे टिक करके वो लगा के लिख देते हैं कि रीज़न नंबर सच एंड सच के द्वारा जो है ये चेक बाउंस हो गया है। और जिसके खाते में वो लगता है उससे कुछ धनराशि भी कट जाती है, जो बैंक की कवायद हुई उसे इनकैश कराने में, उसका खर्चा पानी भी उससे काट लेता है बैंक। फिर प्रक्रिया चालू होती है 138 में नोटिस दिया जाना। नोटिस में हम क्या अमित, कितने दिनों का नोटिस हम देते हैं 138 में? 30 डेज के लिए सर। वैसे तो 15 दिन का टाइम देते हैं उनको, 30 डेज होता है। वो दो चीज़ आपने बताई, बहुत अच्छी बताई। उसमें ये है कि विद इन 30 डेज तो आपको नोटिस देना होता है और अगले व्यक्ति को आपको 15 दिन का समय देना होता 15 है। दिन पहले दिन। हाँ, जी, कि आप नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर ये धनराशि अदा करके रसीद प्राप्त कर लें। अगर वो 15 दिन गुजरने से पहले हम दावा दायर कर दें तो वो टेक्निकली फॉल्टी दावा हो जाता है, क्योंकि हम प्रीमेच्योर चले गए कोर्ट के सामने। कॉज ऑफ एक्शन अराइज तब होगा जब 15 दिन का समय गुजर जाएगा।
है ना। ये जी सर। बड़ा टेक्निकल सा गेम है सारा 138 का। यहाँ एक भी गणना में चूक हुई तो आपका केस हवा। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा मामला है। ठीक है भैया, तो इलस्ट्रेशन बी समझ आ गया आपको? जी सर। चलिए C1 ये कह रहा है सुरेश भाई भेज दिया लिंक आपने? किसको? सुरेश भाई लिंक जी आपने भैया, भेज दिया जो जयप्रीसा जुड़ी हुई है, जयप्रीसा को लिंक भेजा है। जयपुनिशा क्लास में है अमित। जी। अमित आपके विषय में पूछ रहे हैं जयपुनिशा जी। ठीक है, ओके जी देखिए, सी इलस्ट्रेशन ये कह रहा है ए पिक्स अप अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंट पर्सन ऑफ द सेम नेम। ए इंडोर्स द बिल इन द ओन नेम in his own name, intending to cause to be believed that it was endorsed by the person to whose order it was payable. Here A has committed forgery. ये कह रहा कि कै अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है। भाई मान लीजिए आपको कोई विनिमय पत्र मिल जाए और जिस पर ये लिखा हो कि भाई ये अमित भाटी के आदेशानुसार या उनके अकॉर्डिंगली जो है ये पे कर दिया जाए उनको, तो अमित भाटी नाम का ही कोई दूसरा व्यक्ति को वो मिल जाता है। भाई एक नाम के 1000 व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति जो कि एक्चुअल वो अमित भाटी नहीं है जिसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया गया था, और वो आपको अपने आप को प्रिटेंड करता है कि आई एम द सेम अमित भाटी फॉर whom दिस बिल ऑफ एक्सचेंज वाज इशूड, और वो वहाँ अपने हस्ताक्षर बना के उसको इनकैशमेंट करा लेता है, तो वो फोर्जरी कर रहा है। ये कह रहा है कि कै अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है, कै उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम प्रष्ठांकित करता है कि इस विनिमय पत्र पर प्रष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार वह दे है। यहाँ कै ने कूट रचना की है। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। जी। डी वाला कह रहा है ए परचेजेज एन एस्टेट सोल्ड अंडर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री अगेंस्ट बी आफ्टर द सीजर ऑफ द एस्टेट in collision with Z executes a lease of the estate to Z at a nominal rent for a long period and dates the lease 6 months prior to the seizure with intent to defraud A and to cause it to be believed that the lease was granted before the seizure. B, though he executes the lease in his own name, commits forgery by antedating it. का समझे बाबा? ये कह रहा है कि का खा के विरुद्ध एक डिक्री के निष्पादन में बेची गई संपदा को खरीदता है। भाई किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई संपदा बिकी है, नीलाम हुई है, तो वहाँ उसको क्या किया गया है? खरीदा गया है। किसके द्वारा खरीदा गया है? का के द्वारा खरीदा गया है। और डिक्री किसके विरुद्ध थी? खा के विरुद्ध डिक्री थी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे कह रहा है खा संपदा के अभिगृहित किए जाने के पश्चात या के साथ दुर्भिसंधि करके का को कपट वंचित करने और यह विश्वास कराने के आशय से कि वह पट्टा अभिग्रहण से पूर्व निष्पादित किया गया था, नाम मात्र के भाटक पर एक लंबी कालावधि के लिए यह के नाम उस संपदा का पट्टा कर देता है और पट्टे पर अभिग्रहण से 6 माह पूर्व की तारीख डाल देता है। ख यदि पट्टे का निष्पादन स्वयं अपने नाम से करता है तथापि उस पर पूर्व की तारीख डालकर वह कूट रचना करता है। क्या समझे? यहाँ एक एंटीडेट पट्टा किया जा रहा है और किसे जो बंदा उसको खरीद रहा है उसको डिफ्रॉड करने के आशय से किया जा रहा है कि भाई ये संपत्ति तो ऑलरेडी जो है मैंने फला व्यक्ति को पट्टे पे दी हुई है और एक लॉन्ग टर्म का पट्टा है एट ए नॉमिनल रेंट, बिल्कुल नामात्र का। जैसे 99 साल का पट्टा आपने 1 रुपया माहवार या 1 रुपया सालाना के रेंट पे जो है वो लीज कर दी,
लेकिन यहाँ लीज कब हुई है? लीज जब हुई है जबकि वो अभिग्रहण की जो प्रक्रिया थी उसके बाद की है, लेकिन शो क्या किया गया है? शो ये किया गया है कि ये 6 माह पूर्व हो चुका था। तो चूँकि यहाँ एंटीडेशन हुआ है, आपने एक फर्जीवाड़ा किया है, तो इसलिए यहाँ कूट रचना की श्रेणी में आपका मामला आ जाएगा। आप सारा काम सही कर रहे हैं, अपने हस्ताक्षर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? 6 महीने पीछे जाके उसको दिखा रहे हैं और कर रहे हैं कब? कर रहे हैं तब जब वो अभिग्रहण की प्रक्रिया हो चुकी है। उसके बाद एक कागज़ तैयार किया आपने कि भाई तू खड़ा हो जा जाके कि जी मैं तो पट्टा धारक हूँ, बोनाफाइड पट्टा धारक हूँ, और ये पट्टा मुझे तो 6 माह पूर्व हो चुका था। समझ आ गया भाई? जी सर। जी सर। ई कह रहा है a trader in anticipation of insolvency loses effect with B for A's benefit and with intent to defraud his creditors, and in order to give a color to the transaction writes a promissory note binding himself to pay to B a sum for value received and antedates the notes, intending that it may be believed to have been made before A was on the point of insolvency. A has committed forgery under the first head of the definition. ये कह रहा है भाई कि एक व्यापारी है और जिसे अपने दिवाले का पूर्वानुमान है। दिवाला तो आप समझते ही होंगे, इंसॉल्वेंसी। कोई बताएगा व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? जयबुनिशा जी आप बताइए, इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं? सर नहीं पता। परवेश भाटी जी, दिवाला सब तो सुना ही होगा, दिवाला निकल गया। एनू सर सीपीसी में तो है ये ऑर्डर 22 में। हाँ वही इंसॉल्वेंसी है बिल्कुल। हाँ सर सही। एनू बताएं अगर मालूम हो तो। एनीबडी इन क्लास जिसे भी इंसॉल्वेंसी अगर किसी भी पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है या कुछ है वो मतलब कुर्क हो जाती है या उसके पास कुछ ना बचे तो वो दिवालिया ही घोषित हो जाता है। कुछ ना बचे, कुछ क्या ना बचे? उसका राशन पानी ख़त्म हो जाए तब? राशन पानी तो उसमें नहीं होगा। देखिए जो भी उसका बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, हाँ भाई अगर उसकी कोई कंपनी है या संपत्ति है वो मतलब खत्म हो जाती है तब उसका दिवाला घोषित हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब देनदारी उसके ऊपर इतनी बकाया देनदारी बिल्कुल उसके पास उसे चुकाने के लिए अपनी सारी संपत्ति भी कम पड़ जाए, हाँ जो उसके डेली लाइवलीहुड के लिए चीज़ें चाहिए उन्हें छोड़ के बिल्कुल तब उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई अब इतना तो इसको छोड़ना पड़ेगा ताकि ये जिंदा रह सके। वो एक्चुअली खुद ही इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगा देता है बंदा कि भाई सर वो खुद ही सरेंडर करता है कि अब मैं इस डेट को नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास में अब कोई साधन नहीं है इसको चुकाने की। मतलब कि उसकी जो कुल परिसंपत्तियां हैं मिला के उससे उसके ऊपर जो है वो जो लेनदार खड़े हुए हैं, लेनदार तो 200 रुपये के हैं और उसकी संपत्ति कुल 100 रुपये की रहेगी। आप ऐसे समझो बिल्कुल सिंपल भाषा में, है ना? तो जब 200 रुपये देनदारी हो, जब कोई फंड किसी को लीगली रूप से उसको दिवालिया घोषित कर दे कि अपना कुछ जो भी उसका डेब्ट है वो चुका ही ना पाए। हाँ तो जब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ऊपर कर्जा तो 200 रुपये का है और आपके पास कुल आपकी परिसंपत्तियाँ 100 रुपये की हैं, तो तब आप क्या करोगे? आप इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगाओगे, सर मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, और फिर उसके ऊपर एक रिसीवर नियुक्ति की जाएगी। वो सारा हिसाब किताब लगाएगा, वो देखेगा लेनदार कितने हैं, संपत्ति कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज ऑफ करके वो कहेगा लेनदारों को कि भाई रुपए वाले को अठन्नी मिल रही है, तो लेनदार भी कहेंगे भाई भागते भूत का लंगोटा ही सही, जो मिल रहा है ले लो चुपचाप।
है ना। तो यहाँ इस वाले इलस्ट्रेशन में ये व्यापारी है जिसे ऑलरेडी अपने दिवालियेपन का अनुमान एक हो गया है कि अब तेरी हालत ऐसी है कि तेरे पास कर्जे चुकाने के साधन नहीं बचे हैं। तो वो व्यापारी यहाँ क्या गड़बड़ कर रहा है वही इस इलस्ट्रेशन में समझाने को बताया गया है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने दिवाले का पूर्वानुमान करके अपनी चीज़ वस्तु खे के पास के फ़ायदे के लिए और अपने लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से रख देता है और प्राप्त मूल्य के बदले में खा को एक धनराशि देने के लिए अपने को आबद्ध करते हुए एक वचन पत्र उस समयवार की सच्चाई की रंगत देने के लिए लिख देता है और इस आशय से यह विश्वास कर लिया जाए कि वह वचन पत्र उसने उस समय से पूर्व ही लिखा था जब उसका दिवाला निकलने वाला था, उस पर पहले की तारीख डाल देता है। कै ने परिभाषा के प्रथम शीर्षक के अधीन कूट रचना की है। क्या समझे? उसको पहले से आइडिया हो गया कि भाई अब तेरा दिवाला निकलने वाला है, तो वो अपनी कोई एस्टेट, अपनी कोई संपदा जो है वो कै के फ़ायदे के लिए, ठीक है, कै कौन है? व्यापारी है, और अपने लेनदारों को कपट वंचित करने के आशय से रख देता है, कै के पास रख देता है। क्या समझे? और रखने के लिए क्या कर रहा है? एक निश्चित धनराशि पे करने के लिए उसे वादा कर लेता है कि मैं इतना तुझे पे करूँगा। कौन करेगा पे? जो संपत्ति रखेगा वही तो पे करेगा, ठीक है ना। खे एक धनराशि देने के लिए अपने को आबद्ध करते हुए वो अपने आप को आबद्ध कर लेता है खे कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी रख दे, मैं तुझे इतना पैसा दे दूँगा। अब उसे ऑलरेडी आइडिया हो रखा है कि तेरा दिवाला ही निकलने वाला है, ठीक है। तो वो जो लेन देन उनके बीच होने वाला है वो एक तरह से क्या है, वो डिफ्रॉड करना चाह रहा है अपने उन लेनदारों को जो पहले से उसे कर्जा दिए बैठे हैं। समझे ना? एक तरह से ये आपस में उनकी दुर्भिसंधि है, नूरा कुश्ती है। जैसे शोले फिल्म में वो जय और वीरू जो है ना, अपने इनाम की धनराशि सुरमा भोपाली से तय करके जाते हैं, बोले भाई आधा आधा बांट लेंगे, फिर इसे तो हमें जेल भिजवा दे, इनाम ले ले। तो यहाँ ऐसे ही वो ये चारा की जो ये लेन देन वाला मसला है, इसमें से हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस था ना सर। कौन से वाला? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, जिसमें वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उन्होंने कहा कि भाई सोलोमन ही सोलोमन का कर्जदार कैसे, वो कंपनी लॉ का केस था अलग। हाँ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। 17,000 रुपये कुल संपत्ति थी और कर्जा दिखा दिया 40,000 का मार्केट का। उन्होंने कहा सबसे पहला कर्जा तो हमारा ही है, हमारे ऊपर खुद के। बिल्कुल बिल्कुल। सोलोमन की कंपनी ने जो है सोलोमन से ही कर्जा लिया है, तो सबसे पहले तो मुझे रिलीज करो, बाकी 7,000 में 40,000 की जिम्मेदारी है, बांट लो अपने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, कंपनी और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के स्वामी हैं, उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। वो आपस में कर्जे का लेन देन कर लेते हैं, लेकिन वो कर्जा जो था वो डिफ्रॉड करने के इरादे से ही शो किया हुआ था, जैसा यहाँ इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है भाई, स्पष्टीकरण एक क्लियर हो गया कि इसमें ये बताया गया था कि यहाँ अगर व्यक्ति कोई अपने साइन कर रहा है तो अपने साइन भी कई बार वो फोर्जरी के लिए कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा द मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ ए फिक्सिशियस पर्सन इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट द डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय ए रियल पर्सन और इन द नेम ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन intending to be believed that the document was made by the person in his lifetime may amount to forgery। तो जो स्पष्टीकरण 2 है वो ये कहना चाह रहा है, ये बता रहा है कि कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से, कल्पित व्यक्ति कौन हो सकता है? जो काल्पनिक व्यक्ति है कोई, ठीक है, इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, ठीक है, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि वह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, कूट रचना की कोटि में आ सकेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा मर गया है और उसके मरने के बाद उसकी कोई विल बना के रख ले, है ना, मरने के बाद उसके अंगूठे लगवा ले उस पर, तो आ जाएगा ना यही इसी वाले स्पष्टीकरण में, क्योंकि वो ये शो करना चाह रहा है जी सर। कि उसने अपने जीवन काल में ही ये विल बनाई थी, जबकि विल नहीं बनाई थी। विल बाद में, वो एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है आजकल, आपने देखा होगा, कोई सज्जन है वो एडवोकेट की ड्रेस में ही नज़र आ रहे हैं, वो एडवोकेट हैं कि नहीं है उसकी तो पुष्टि वीडियो से नहीं होती। तो वो एक एम्बुलेंस में जो है एक बेचारी कोई बुजुर्ग माताजी का देहांत हुआ है, तो उनके अंगूठे लगवाए जा रहे हैं कागज़ों पे। वो आप लोगों ने भी देखी होगी, काफ़ी वायरल हो रखी है वीडियो। वो हालांकि कोरोना काल की सुनी जाती है हाँ सर। है ना। तो इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा तो स्पष्टीकरण 2 एक्शन में आ जाएगा। तो इसका दृष्टांत ऐसी एक रियल अकरेंस मैंने देखी है सर, हाँ। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ हमारे मित्र के दादाजी का देहांत हुआ था, तो वहाँ गए। अब वो सब तैयारियाँ हो गई फ्यूनरल की, और वहाँ ले जा सब जाके वहाँ उन्होंने अचानक से उनके पिताजी ने देखा, मित्र के पिताजी ने, मतलब मृतक के बेटे ने, कि वो अंगूठे पर नीला नीला कुछ दिख रहा। उन्होंने कहा पिताजी का अंगूठा लगा दिया इन्होंने, छोटे दादाजी जिनके पास रहते, तो वहीं उनका सर जूता पैजार शुरू शमशान घाट में दबा के, वो फिर बिल वगैरह कोई निकल आई किससे क्या। अब एक्चुअली उन्हें मतलब अंगूठा तो लगवाया था, तो वो उन्हें इंक रिमूवर भी साथ में रखना चाहिए था। हाँ, यही समझ में आया मुझे भी सब बात कि भाई उसे कम से कम आप अंगूठा लगाने के बाद जो है वो थिनर वगैरह ला के नेल पॉलिश रिमूवर से उसकी स्याही तो हटा देते। जी, तो इलस्ट्रेशन कह रहा है, A draws a bill of exchange upon a fictitious person and fraudulently accepts the bill in the name of such fictitious person with intent to negotiate it. A commits forgery. ये कह रहा है कि एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमय पत्र लिखता है और उसका प्रत्रामण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक प्रतिग्रहित कर लेता है, कै कूट रचना करता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन कैसे व्यक्ति के नाम है? जो कल्पित है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और उसको क्या करता है, निगोशिएट करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है उसे। तो यहाँ क्या की जा रही है? फोर्जरी की जा रही है। और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर, ऐसा हुआ ना सर, जैसे लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाते हाँ, हैं, अपना वो दिखाते हैं ट्रांजैक्शन। बिल्कुल फर्जी कंपनी आपने बनाई, लेन देन दिखाया। आजकल एक वो फर्जी कंपनियों के माध्यम से एक बड़ा जो सामने आ रहा है, बहुत तकड़े वाला फ्रॉड चल रहा है। वो जीएसटी का वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी का, सर उन सबकी वो जीएसटी नंबर लेने के बाद जीएसटी नंबर ले लेते हो। जीएसटी नंबर तो ले लिया आपने, जीएसटी नंबर फर्जी देके उनके नाम पे, हाँ, फिर उसको रिफंड कराते हैं जीएसटी को। शॉप का एड्रेस दे देते हैं और उसमें दिखा देते हैं पूरी फैक्ट्री हमारी चल रही है किसी काम की, हाँ, और जीएसटी नंबर लेके वहाँ रिटर्न वगैरह सब कुछ फाइल करते हैं, उसको उस पैसे को वाइट का बनाना है। हाँ, और वो जीएसटी का पैसा जो है वो रिफंड उठा लेते हैं उसका, है ना। तो बहुत सारे मामले अभी यूपी में, बहुत सारी कई सारी कंपनियां पे छापे लगे हैं, पकड़ में आया है, मतलब कि कई सौ करोड़ों का मसला है। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कह रहा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर shall have the meaning assigned to it clause D of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act। और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ग में समुद्देशित है। देखिए, ये तो जहाँ भी इस टाइप के जो आइटम आ रहे हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, वो उसका आपको पता ही है कि आईटी एक्ट 2000 में ही सब मामले बताए गए हैं। जहाँ जहाँ उस संबंधित कोई मामला आएगा तो वो रेफरेंस उसका वहीं से उठाया जाएगा, आईटी एक्ट 2000 से। ठीक है। तो ये 464 जो है वो हमने समझने का प्रयास किया
कूट रचना। और 465 भाई फर्ज इसके पनिशमेंट की व्यवस्था कर रहा है। 465 कूट रचना के लिए दंड बता रहा है कि कितना बता रहा है, हुएवर कमिट्स फोर्जरी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। ये कह रहा है जो कोई कूट रचना करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तीनों विकल्प कोर्ट के सामने खुले हैं, या तो वो 2 वर्ष तक की कारावास दे दे, ठीक है, और किसी भी भांति का दे दे। किसी भी भांति से मतलब क्या है कि या तो सश्रम या सादा, या उसके बाद केवल जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक। और 466 बात कर रहा है भाई फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ ए पब्लिक रजिस्टर एक्सेट्रा। 466 बात कर रहा है कि या तो न्यायालय या किसी कोई लोक ऑफिस है, पब्लिक रजिस्टर है, कोई लोक रजिस्टर है, उसमें अगर कोई फोर्जरी करेगा तो 466 एक्शन में आ जाएगा। ये कह रहा है हुएवर फॉर्ज अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड purporting to be a record of proceeding of or on in a court of justice or a register of birth, है ना। बापिटिज्म, ये क्या है, बापिटिज्म क्या है भाई, ये मैरिज ऑफ बरियल और a register of kept by a public servant as such or a certificate of document purporting to be made by a public servant in his official capacity or an authority to institute or defend a suit or to take any proceedings therein or to confess judgment or a power of attorney shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 466 जो है वो बात कर रहा है कि न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय के अभिलेख या कार्रवाई होना या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या अंत्येष्टि का रजिस्टर या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्य तो हो, अथवा किसी प्रमाण पत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्य हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत से रची गई है, या जो किसी वाद की संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्रवाई करने का या दावा संस्वीकृत कर लेने का प्राधिकार हो, या कोई मुख्तारनामा हो, कूट रचना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो भाई यहाँ 466 में चूँकि जो फोर्जरी की जा रही है वो किसी पब्लिक रजिस्टर में की जा रही है या कोर्ट के अभिलेख में की जा रही है, तो यहाँ सज़ा की अवधि जो है वो 465 की तुलना में 5 साल अधिक बढ़ा दी गई है। चूँकि ये जो केस है ये ज़्यादा गंभीर किस्म का मामला है, आप न्यायालय के अभिलेख में या किसी पब्लिक रजिस्टर में ही छेड़छाड़ कर रहे हो, फोर्जरी कर रहे हो। और इसका एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कुछ, ये कह रहा फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन रजिस्टर इंक्लूड्स एनी लिस्ट डाटा और रिकॉर्ड ऑफ एनी एंट्रीज मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज डिफाइंड इन क्लोज एफ ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये कह रहा है भाई कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए रजिस्टर के अंतर्गत, अब रजिस्टर तो हम वैसे समझें तो रजिस्टर कागज़ का बना हुआ एक पुलिंदा, उसको हम रजिस्टर कहते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण ये कह दिया है कि उसको भी रजिस्टर ही कहा जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई हमने डाटा एकत्र किया गया है, कोई सूची तैयार की गई है, आदि आदि आदि। ये इसका स्पष्टीकरण आपको आईटी एक्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो कोई बंदा आईटी एक्ट की जो सूचना है, कोई डाटा है, उसको चैलेंज ना करे, इसलिए स्पष्टीकरण जोड़ के ये कह दिया है कि वो जो एंट्रीज़ इस टाइप की हैं, अगर कंप्यूटर में एंट्रीज़ हैं तो वो भी इस धारा के प्रयोजन से के लिए जो है रजिस्टर ही पढ़ी जाएंगी। इज़ दैट ओके? क्लियर है भाई? 467, 468 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। 467, 468, 471, है ना। आप देखते होंगे जहाँ भी कागज़ों संबंधी कोई केस आता है
फर्जी दस्तावेज तैयार करना, ये करना, वो करना, तो ये धाराओं की लंबी सूची लगी हुई मिलती है वहाँ। ये कह रहा है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल एट्सेट्रा, मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूट रचना। तो 467 ये कह रहा है हुएवर फॉर्ज अ डॉक्यूमेंट विच परपोर्ट्स टू बी अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और ए विल और एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन और which purports to give authority to any person to make or transfer any valuable security or to receive the principal, interest or dividends thereon or to receive or deliver any money, movable property or valuable security or any document purporting to be an acquittance or receipt acknowledging the payment of money or the acquittance of receipt for the delivery of any movable property or valuable security shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये कह रहा है भाई 467 मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूट रचना। ये कह रहा है कि जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज को जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्य तो हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या प्रदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्य तो हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिधान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य तो हो, कूट रचना करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए 467 में जो सज़ा का प्रावधान है वो अप टू LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सज़ा का प्रावधान है। और दूसरी अवस्था ये है कि 10 वर्ष तक की सज़ा भी हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा किसी भांति के कारावास से। जो 10 वर्ष तक की सज़ा है तो उसमें तो वहाँ ऑप्शन है कोर्ट के पास कि वो सादा कारावास दे या सश्रम कारावास दे, ठीक है। और बाकी अगर ज़्यादा कोई मामला ऐसा है तो फिर आजीवन कारावास तक के लिए भी दंडित 467 में करने का प्रावधान 467 बता रहा है। इज़ दैट क्लियर? अब 468 कह रहा है फोर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स फोर्जरी इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 468 बता रहा है कि छल के प्रयोजन से कूट रचना, जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो छल के प्रयोजन से यदि कोई कूट रचना कर रहा है तो 468 एक्शन में आ रहा है, 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान 468 बता रहा है। इज दैट ओके? 468 से रिलेटेड कोई मामला आपको समझ आ रहा हो, कोई एग्जाम्पल आपको समझ आ रहा हो छल के प्रयोजन से? ये मैटर रहते हैं सर इसमें जिसमें कोई रजिस्ट्री, फर्जी रजिस्ट्री बना करके और वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मेरे पास ये रजिस्ट्री है और मुझे सेल आउट है, उसे शो करने से ही अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट है तो 467, 68 और 471 इसमें लाइबल हो जाता है। 420 में जैसे कि छल की परिभाषा तो 415 420 की है। जी जी, जैसे कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई गाड़ी, चोरी की गाड़ी पे फर्जी कागज़ तैयार करके उसे बेचने का प्रोग्राम बनाते हैं कि अगले आदमी को चीट कर लिया जाए, फर्जी पासपोर्ट बनाना, है ना। तो 469 देख लेते हैं। 469 कह रहा है फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन
whoever कई बार comes लोग फर्जी डिग्रियां भी तैयार कर लेते हैं, अब जैसे फॉरेन वगैरह की यूनिवर्सिटी रहते हैं और रशियन रीजन कंट्रीज में है BBS वगैरह के उसका, हाँ हाँ तो फोर्जरी कर करके सबको डिग्रियां बांट देते हैं और वो लोग जब प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं कई साल बाद में पकड़े जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो 469 नहीं, का तो वैसे तो एंट्रेंस कर दिया है शोभित भाई, अगर वो एंट्रेंस क्लियर नहीं करते चाहे वो डिग्री है तो वो तब भी आएंगे, एलिजिबल नहीं वो है। MCI का होता है, लेकिन कोई MCI जाएगा ही क्यों, सब उसी को MBBS लगाकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो जब वो पकड़ा जाता है, जब उससे पूछा जाता है MCI का वो कहाँ है, मतलब एक गिरोह है, उसकी गलती नहीं है जो कर रहा है प्रैक्टिस, एक गिरोह है कि जो 25 लाख रुपए उससे ले रहा है और वहाँ कुछ दिन रखने के बाद कहता है कि डिग्री घर पहुँच जाएगी अब तुम प्रैक्टिस करो, और वो हाँ, कर भी हाँ। रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जहाँ आपको फोर्ज डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ये हर सब प्रोफेशन में मिलता है मामला। आपको लॉ के प्रोफेशन में भी मिल जाएगा LLB की फर्जी डिग्री। आपको ध्यान होगा कि माननीय केजरीवाल जी की सरकार में जो विधि मंत्री हुआ करते थे जितेंद्र तोमर, है ना, वो खुद कानून मंत्री थे लेकिन उन्हीं की कानून की फर्जी डिग्री लिए घूम रहे थे, वो जेल भी गए थे फिर। सत्येंद्र तोमर थे शायद नाम। सत्येंद्र था, सत्येंद्र तो जैन है। हाँ, तो दो भाई था, सत्येंद्र हाँ। था शायद। वो जितेंद्र तोमर है और ये सत्येंद्र जैन है। आधी कैबिनेट तो उसकी जेल में बैठी हुई भाई की। जी हमारे वेस्टर्न यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी है सर, वहाँ नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा हुआ था एक दाखिले के संबंध में कि सर इसका एडमिशन ले लीजिए स्टूडेंट का, तो मुझे फ़ोन आया बाद में, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी थोड़ा अप्रोच करते हैं वो लोग, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एडमिशन मैंने कहा तो वो कह रहा कि मेरे 2 साल जब भी ख़राब है मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही करूँगा लॉ। तो उन्होंने कहा कि मतलब बाद में उसकी बात में यहाँ तक आया, बोला अगर जो पिछले 2 साल ख़राब हुए हैं अगर उन्हें भी कर दें कामयाब तो मतलब सीधा फाइनल ईयर ऐसे भी ऑफर आते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ अपना है सर, वो रिकॉर्ड में फोटो कर ही सकते हैं। ऐसे भी ऑफर आते हैं कि बैक डेट से आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसे भी ऑफर आते हैं भाई। तो वो नेचुरल सी बात है कि आप डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करोगे, घुसाओगे उसे कहीं अर्जी फर्जी तरीके से, है ना, और वो दावे के साथ कहते हैं LLM के लिए भी ऑफर है सर। हाँ 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 LLM के लिए बस आप एडमिशन ले लें और आपको डिग्री मिल जाएगी। अरे वो तो ये है कि आप कम से कम समय के साथ जो चल रहे हैं, दाखिला तो ले रहे हैं। अमित भाई ऐसे भी ऑफ़र हैं कि आपको कहीं सर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस अपना हमें अपने जो वो हैं आप पर्टिकुलर्स बताइए अपने, और आपको बैक डेट की डिग्री उठा के हम दे देंगे, कहीं जाना नहीं आना नहीं, और आपको बैक डेट से डिग्री मिल जा रही है। और बोल रहे कि आप जो है बाकायदा चेक कीजिए, नेट पे चेक कीजिए, हर जगह आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी उसकी। तो काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जी। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने जो उधम मचाया है, शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजों से जो लॉ करके बच्चे आते हैं वो बस उनका राम ही मालिक है। भाई हमारे टाइम में पूरी CCS यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेज हुआ करते थे जो लॉ कराते थे, केवल 6, ठीक है भाई। एक सहारनपुर में कॉलेज था, एक मुजफ्फरनगर में कॉलेज था, 2 मेरठ में यूनिवर्सिटी कराता था और एक मेरठ कॉलेज मेरठ कराता था, एक MMH गाज़ियाबाद कराता था, एक कोई बुलंदशहर में है, खुर्जा में शायद वहाँ कॉलेज था। ये कुल 6 कॉलेजों की सूची थी, है ना। और अब एक मोहल्ले में 6 कॉलेज हैं लॉ के, और मतलब की स्थिति ये है कि ऑलरेडी एडवांस में दाखिले वो कह रहे यूनिवर्सिटी के में पंजीकरण बाद में होते रहेंगे, तुम हमें बस पैसा जमा करा दो, नाम नोट करा दो, यूनिवर्सिटी का पंजीकरण बाद में होता रहेगा। ये हालत है सर। जब हम LLB से कर रहे थे गाजियाबाद, तो उस समय पे एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी आई थी और उन्होंने LLB कराना शुरू किया था। तो उन्होंने ऐसे जैसे इंटर कॉलेज में 10th के स्कूल में है
ऐसे बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिए और 5 साल की डिग्री बांटनी शुरू कर दी। हमारा जो जैन कॉलेज है सहारनपुर का बड़ा वो पकड़े गए थे भैया, उनको ना उनके हाई कोर्ट में भी मामला गया था। वो एक्चुअल ये था कि जितने की उन्हें परमिशन थी, उनको लगा कि सभी लोग तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो मान लो अगर उनको 100 लोगों का परमिशन था कराने का, उन्होंने डिग्रियाँ बांट दी हर साल 250 300 ऐसे करके। अब पता चला ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया वहाँ, तो बार काउंसिल की नज़र में आ गया कि जैसे तो हमने किया कम के लिए, ज़्यादा कैसे करा रहे हैं। तब वो पकड़े गए, फोर्जरी का मुकदमा दर्ज किया उस पर। हाँ, हमारे इसमें जैन कॉलेज में 320 सीट हुआ करती थी लॉ की, और हमारे इधर हरियाणा पंजाब तक के स्टूडेंट्स जो है यहाँ LLB करने आते थे। पता नहीं वहाँ लॉ का कुछ व्यवस्था कम थी या क्या थी स्थिति। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते थे। हमारे ही बैच में कुछ बच्चे थे जो हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते थे। तो बाकी अब हालात अब तो गंभीर से गंभीरतम होता जा रहा है भाई। तो 469 देख लेते हैं, जो ये बात कर रहा है फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन। ये कह रहा है हुएवर कमिट्स फॉर्जरी इंटेंडिंग दैट द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर्ज्ड shall harm the reputation of any party or knowing that it is likely to be used for that purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो 469 बात कर रहा है कि ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कोई कूटरचना करेगा। ये कह रहा है जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगा, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये 469 बात कर रहा है भाई इस चीज़ की, ख्याति के संबंध में। ठीक है, अब ये जो आपके बाकी सेक्शन हैं 471, 72, ठीक है, ये आप जो है सेल्फ देख लीजिएगा। बाकी सारी कहानी मेन मकसद तो ये है कि हमें फॉर्जरी का जो कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉर्जरी, और वो हमने धारा 464 को विस्तार पूर्वक समझा है, उसके सारे इलस्ट्रेशन को समझा है ना, उसके सारे स्पष्टीकरण को हमने समझने का प्रयास किया है। तो बाकी धाराएं आप सेल्फ पढ़िएगा इसकी, ये सब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, दंड बता रहा है, क्या स्थिति कर रहा है। 477 एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। 477 कर रहा है कि फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा ऑफ विल, अथॉरिटी टू एडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो विल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। ये कह रहा है whoever fraudulently or dishonestly or with intent to cause damage or injury to the public or to any person cancels, destroys or defaces or attempts to cancel, destroy or deface or secretes or attempts to secret any document which is or purports to be a will or an authority to adopt a son or any valuable security or commits mischief in respect to such documents shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 477 कह रहा है कि विल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से किसी ऐसी दस्तावेज को जो विल या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो या होना तात्पर्य तो हो, रद्द, नष्ट या विरूपित करेगा या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा या छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे दस्तावेज के विषय में रिष्टि करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है भाई, ये 477 कह रहा है। बाकी चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक विराम देते हैं।
477 तक। बाकी आगे की इसकी जो थोड़ी बहुत धाराएँ बची हुई हैं, आपकी 1-2 क्लास में आईपीसी का समापन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सीआरपीसी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। और शीघ्र ही आपका जीएस की जो डिमांड है, जीएस की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने जा रही है शीघ्र ही, क्योंकि जो जीएस वाले सर हैं उनका कल एग्ज़ाम है। कल के एग्ज़ाम तक उन्होंने अनुमति मेरे से मांगी थी कि सर मैं उसके बाद जीएस स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर, Okay, sir. ऑल द बेस्ट, नमस्ते। नमस्कार।